लेकिन बिहार में जात नहीं है, बल्कि सामाजिक परिवर्तन की दिशा में जो गहरा काम किया कर्पूरी ठाकुर ने, डॉक्टर लोहिया ने, कर्पूरी ठाकुर ने, वो डॉक्टर अंबेडकर के बाद बिहार में कर्पूरी ठाकुर ने जो आरक्षण फार्मूला लागू किया वो सबसे प्रामाणिक और वैज्ञानिक है। सरकारें आती और जाती रहेंगी, लेकिन वो आरक्षण लागू है। तुलसीदास को इन विकृतियों का सामना करना पड़ा तो कर्पूरी ठाकुर भी इन परिस्थितियों से टकराते रहे। ये मेरी किताब नहीं है, ये कर्पूरी ठाकुर की वैचारिकी का, डॉक्टर लोहिया की वैचारिकी का, उनके व्यक्तित्व के प्रति आकर्षण का केंद्र है। नीतीश कुमार जी मॉब लीडर नहीं हैं, वो फिलोसफर लीडर हैं, जिनके साथ कर्पूरी जी ऐसा कोई भी सभा नहीं कर पाए जो गांधी मैदान भरा हो। रामलीला मैदान भरने वाले, गांधी मैदान भरने वाले जनमानस में नहीं हैं। भावनात्मक रूप से, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, वैचारिक रूप से जुड़े हुए हैं। उनके बीच में मैं कुछ छोटे छोटे टुकड़ों में बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं अपने गुरु मधु जी और चंपा जी की स्मृति को प्रणाम करता हूँ, जिनके प्रेरणा और मार्गदर्शन से जननायक कर्पूरी ठाकुर के बहाने समाजवादी आंदोलन की आंतरिक ऊर्जा से रूबरू हो पाया। मधु जी ने वादा किया था कि मेरी किताब की भूमिका लिखेंगे, लेकिन वक्त ने यह अवसर नहीं दिया। उस कमी को चंपा जी ने पूरा किया। बेलगाम कर्नाटक के डॉक्टर हसन नईम सुरकोणा जी का आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने इस पुस्तक का कन्नड़ भाषा में अनुवाद किया, और वहाँ UR अनंत मूर्ति जी के मार्गदर्शन में कर्नाटक के कई राजनीतिक और सामाजिक लोगों ने उस किताब का लोकार्पण किया बेलगाम में। कर्पूरी जी ने एक औसत आदमी के जीवन में रोशनी लाने की कोशिश की थी। उन्होंने समाज में व्याप्त उदासी को बहुत करीब से महसूस किया था। उस प्रयास को करने में अवसर आने पर उसे दूर करने की पूरी राजनीति का मकसद था। वे अपने 67 वर्ष के जीवन में, आप लोग इसको गौर से सुनेंगे जो नए कार्यकर्ता हैं, कर्पूरी जी अपने 67 वर्ष के जीवन में 46 वर्ष तक गरीबों के ऊपर किए जाने वाले अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे। लगभग आधी सदी तक लड़ते हुए वे मात्र 38 महीने सत्ता में रह पाए, वह भी एक साथ नहीं, 3 हिस्सों में। कर्पूरी जी से मेरी छोटी सी मुलाकात बनारस से गांव आते हुए बक्सर स्टेशन पर हुई थी। संभवतः 1985 गर्मियों के दिन थे। चौधरी देवीलाल जी दिल्ली से बिहार में एक मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार के विरुद्ध में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के साथ वो जा रहे थे, और उन्होंने बक्सर स्टेशन पर उनसे मेरी बहुत छोटी सी मुलाकात, शायद आधे मिनट की हुई। इसके बाद और उसके पहले मैं कभी उनको देख नहीं पाया भौतिक रूप से। उनकी मृत्यु के बाद जॉर्ज साहब ने कर्पूरी जी की मृत्यु के बाद अपनी लिखा था, आपकी मृत्यु के बाद गहरी निराशा में डूब गया हूँ। आप में अपने लोगों के प्रति वफादारी का भाव था, अपने सिद्धांतों और कार्यों के प्रति प्रतिबद्धता थी जो हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत था। आप में कुछ खामियां थीं जो प्रत्येक मनुष्य में होती हैं, लेकिन आपकी जन प्रतिबद्धता और निजी जिंदगी का कोई सवाल नहीं था। जॉर्ज साहब से बात करते हुए कर्पूरी जी ने एक बार उनसे कहा था, जो उन्होंने प्रतिपक्ष पत्रिका जो वो निकालते थे वो हमको दिए थे उन्होंने, और वो अपने से सुनाए थे जॉर्ज साहब अपने दिल्ली वाले आवास पर। मैंने अपनी दुनिया पर विजय पाई, ये कर्पूरी जी के शब्द हैं। मैंने अपनी दुनिया पर विजय पाई, ये सब डॉक्टर लोहिया की राजनीति और सामाजिक दृष्टि के कारण संभव हो सका। यह डॉक्टर लोहिया और उनकी दृष्टि के कारण ही संभव हुआ कि मेरे जैसे नाई के परिवार में जन्मे गरीब व्यक्ति को उस ऊंचाई तक पहुंचने और अपनी दुनिया पर विजय प्राप्त करने का मौका मिला। जॉर्ज साहब से व्यक्त कर्पूरी ठाकुर के उद्गार उनकी सोच को प्रकट करते हैं। वे जीवन भर जिन मूल्यों की लड़ाई लड़ते रहे, उसके केंद्र में कौन था यह स्पष्ट है। उन्होंने जिस दुनिया पर विजय पाई थी उसके सार्थक तक पहुंचना ही मेरे पूरे अध्ययन का मूल तत्व था। कर्पूरी ठाकुर की दुनिया पर विजय कुछ वैसा ही है जिससे भारतीय संस्कृति में तुलसीदास की सफलता। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, तुलसीदास को जो अभूतपूर्व सफलता मिली उसका कारण था कि वे समन्वय की विशाल बुद्धि को लेकर उत्पन्न हुए थे। भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। भारतीय समाज में भांति भांति की संस्कृतियाँ, जातियाँ, उपजातियाँ, धर्म, संप्रदाय, सैकड़ों आचार पीठ, आचार विचार पद्धतियाँ एवं आदमी से आदमी के बीच में प्रचंड विकृति और अमानवीय परंपराएं मौजूद रही हैं। तुलसीदास को इन विकृतियों का सामना करना पड़ा
तो कर्पूरी ठाकुर भी इन परिस्थितियों से टकराते रहे, लेकिन अगर इन्हें अपने मिशन में सफल माना गया तो इसका प्रमुख कारण इनके व्यक्तित्व में निहित समन्वय की अपार संभावना थी। मित्रों, आज़ादी के कुछ वर्षों के बाद डॉक्टर लोहिया ने अनुभव किया था कि देशज नेतृत्व को उभारने के लिए एक नई रणनीति की ज़रूरत है, जो राजनीति को एक नई दिशा प्रदान कर। मैं यहाँ एक क्षमा चाहता हूँ, अगर जो शब्द आएंगे उसका सामाजिक और राजनीतिक अर्थ है। वर्तमान परिस्थितियों में किसी दल से जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए समाजवादी आंदोलन के साथ समूची विपक्षी राजनीति कुछ ऐसे कार्यक्रमों को लेकर एक व्यापक मंच बनाए जिससे देश की आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था वर्तमान सड़क से निकलकर गतिशील हो सके। 1954 में डॉक्टर लोहिया ने दाम बांधोनी, जाति विनाश के लिए पिछड़े समूहों को विशेष अवसर प्रदान करने, सार्वजनिक जीवन में अंग्रेजी के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने और सतत सिविल नाफरमानी की नीति अपने पार्टीजनों के सामने रखी थी। यह वही समय था जब समाजवादी आंदोलन धीरे धीरे गैर कांग्रेसवाद की तरफ मुड़ रहा था। डॉक्टर लोहिया कांग्रेसी सरकार की विफलताओं की विभिन्न से उभरे जनसंतोष को एक राजनीतिक दर्शन की माला में भिगोकर बड़ी बारीकी से एक चतुर रणनीतिकार की तरह राजनीति का ताना बाना बुन रहे थे। मित्रों, यहाँ के एक स्पष्ट करना चाहता हूँ, गैर कांग्रेसवाद जब डॉक्टर लोहिया की बात होती है तो कई लोग अपना विश्लेषण करते हैं कि लोहिया का फ्रस्ट्रेशन था, लेकिन अभी मेरा जो अनुभव है, मेरा जो अध्ययन है, कि लोहिया की जो आर्थिक दृष्टि थी वो बहुत गहरी थी और जिस तरह की आर्थिक नीति आज़ादी के बाद लागू की गई उससे बिल्कुल सहमत नहीं थे और इसी कारण जो वो रणनीति बना रहे थे वो उसको कालांतर में गैर कांग्रेसवाद की संज्ञा दी गई। अरुण जी ने भी कई बार लिखा, अरुण त्रिपाठी जी यहाँ बैठे हुए हैं। गैर कांग्रेसवाद एक रणनीति थी सामाजिक बदलाव लाकर कमजोर तबकों में सांस्कृतिक चेतना जगाने और उन्हें व्यवस्था की मुख्य धारा में लाने के लिए और उन्हें व्यवस्था की अगली कतार में खड़ा करने के लिए। उसके सफलता विफलता पर सवाल होते हैं, लेकिन मेरी समझ में उत्तर भारत के कौन कह रहे, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में भी किसी की सरकार हो, लोहिया और कर्पूरी वहाँ जनमानस में व्याप्त हैं। मैं इसको संक्षेप में करना चाहता हूँ। मेरी किताब का कन्नड़ भाषा में अनुवाद हुआ बेलगाम में, अभी तमिलनाडु में तमिल भाषा में हो रही है। ये मेरी किताब नहीं है, ये कर्पूरी ठाकुर की वैचारिकी का, डॉक्टर लोहिया की वैचारिकी का, उनके व्यक्तित्व के प्रति आकर्षण का केंद्र है। इसमें मेरी कोई भूमिका नहीं है, चूंकि एक अध्ययन के रूप में उन लोगों को ये प्राप्त हुआ और प्राप्त कराने में हमारे गुरु प्रोफेसर आनंद कुमार जी की महत्वपूर्ण भूमिका है और इनके माध्यम से और लोगों के माध्यम से वो किताब दक्षिण में गई और आज तमिल में हो रही है, कन्नड़ में हो रही है। ये उस वैचारिकी का प्रतिफल है। मैं संक्षेप में सिर्फ ये कहना चाहूँगा आज की परिस्थितियों में कि एक तरफ आप सभी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ, मेरी राय में डॉक्टर लोहिया और कर्पूरी ठाकुर मॉब लीडर नहीं थे, मास लीडर थे पर मॉब लीडर नहीं थे। आज के परिस्थिति में बिहार के मुख्यमंत्री को मैं उसी नज़रिए से, उसी चश्मे से देखता हूँ, क्योंकि उनके साथ मुझे काम करने का अवसर मिला है। मॉब लीडर की जगह वो फिलोसफर लीडर थे। डॉक्टर लोहिया भी फिलोसफर लीडर थे, कर्पूरी जी भी थे और आज नीतीश कुमार जी मॉब लीडर नहीं हैं, वो फिलोसफर लीडर हैं, जिनके साथ कर्पूरी जी ऐसा कोई भी सभा नहीं कर पाए जो गांधी मैदान भरा हो। 5 लोग, 10 लोग, 20 लोग, इतने लोग, 100 लोग, 500 लोग, लेकिन कर्पूरी ठाकुर आज भी बिहार के जनमानस में इतने गहरे बैठे हुए हैं कि कोई भी बहुत बड़ी सभा गांधी मैदान को भर दे, रामलीला मैदान को भर दे। वो कई बार भरा गया है रामलीला मैदान को, लेकिन मुझे मालूम है रामलीला मैदान भरने वाले, गांधी मैदान भरने वाले जनमानस में नहीं हैं। लेकिन कर्पूरी ठाकुर जो कभी गांधी मैदान नहीं भर पाए, वो बिहार के जनमानस में, बिहार के सामाजिक परिवर्तन में बहुत गहरे तक बैठे हुए हैं। अंत में 2-3 संस्मरण सुनाकर बात खत्म करूँगा। जून माह में 7वीं बार बिहार विधानसभा के चुनाव हुए, उसमें जनता पार्टी को 214 सीट के साथ स्पष्ट बहुमत मिला।
मुख्यमंत्री पद पर आसीन होने के बाद 6 माह के भीतर ही विधानसभा मंडल का चुनाव सदस्य होना आवश्यक था। कर्पूरी ठाकुर का पुराना निर्वाचन क्षेत्र ताजपुर उनके लिए उपलब्ध नहीं था क्योंकि परिसीमन हो गया था। ऐसे में फुलपरास विधानसभा क्षेत्र से जनता पार्टी के टिकट पर विजयी विधायक श्री देवेंद्र प्रसाद यादव जी यहाँ मौजूद हैं। इस्तीफा देकर कर्पूरी जी के लिए सीट खाली कर। आज के परिवेश में बताना भी जरूरी है कि फुलपरास विधानसभा क्षेत्र जहाँ के देवेंद्र बाबू हैं और पूरा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी यादव बहुल इलाका है। वहाँ तब के एक बड़े कद्दावर यादव नेता का खूब सम्मान हुआ जी, लेकिन एक एक वोट जननायक कर्पूरी ठाकुर को मिला। ये बिहार के सामाजिक जीवन में जो लोग जात की बात करते हैं, मैं उनके लिए उनके समझ के लिए बताना चाहता हूँ कि जात भले दिखे आपको अखबारों में, लेकिन बिहार में जात नहीं है, बल्कि सामाजिक परिवर्तन की दिशा में जो गहरा काम किया कर्पूरी ठाकुर ने, डॉक्टर लोहिया ने, कर्पूरी ठाकुर ने, वो उतनी गहराई है कि वहाँ जात नहीं है। अगड़ी जातियों के लोग भी कर्पूरी जी को शिद्दत से उनका सम्मान करते हैं, उनके वैचारिक के हिमायती हैं। जिन परिस्थितियों में मंडल कमीशन लागू हुआ और जिन परिस्थितियों में कर्पूरी जी ने मोहनलाल कमीशन, जो 1971 में जब कुछ दिन के मुख्यमंत्री थे, तो कांग्रेस पार्टी के एक दलित विधायक मुंगली लाल के नेतृत्व में एक कमीशन बैठाया। वो कांग्रेस पार्टी के विधायक थे, वो जनता पार्टी के विधायक नहीं थे। कर्पूरी जी ने उनकी अध्यक्षता में कमीशन बैठाया। जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में लिखा था कि हम जब सरकार बनेगी 77 में तो हम आरक्षण लागू करेंगे। लागू नहीं हुआ, वो अलग विषय है, अध्ययन के विषय है, गोष्ठी का विषय नहीं है। लेकिन उसी मन से जब प्रधानमंत्री ने इनकार किया, तब के प्रधानमंत्री तो हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर ने अपने ही बनाए हुए कमीशन को बिहार में इम्प्लीमेंट किया, जो आज भी बिहार में मुंगलीलाल कमीशन लागू है। जो हिंदुस्तान के सबसे बड़ा वैज्ञानिक जो आरक्षण फार्मूला हो सकता है, वो डॉक्टर अम्बेडकर के बाद बिहार में कर्पूरी ठाकुर ने जो आरक्षण फार्मूला लागू किया, वो सबसे प्रामाणिक और वैज्ञानिक है। सरकारें आती और जाती रहेंगी, लेकिन वो आरक्षण लागू है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अंत में आदरणीय रमाशंकर जी को धन्यवाद देते हुए, आभार करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ कि इतने मंच पर मुझे बुलाने का अवसर दिया, आप लोगों के बीच में कहने का अवसर दिया, ये मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है, पद्म भूषण की तरह, भारत रत्न की तरह। अंत में मैं एक और निवेदन करना चाहता हूँ। पहले कहा मैं इस गोष्ठी को पटना में किया जा, शिवानंद जी हैं, कॉमरेड दीपंकर भट्टाचार्य जी हैं, मैं सबकी राय यही होगी, देवेंद्र जी हैं, केसी त्यागी जी हैं, रामनाथ जी हैं, सबसे मैं निवेदन करूँगा कि अगली गोष्ठी पटना के जगजीवन राम संस्थान में हो। आप सब लोगों को बहुत बहुत प्रणाम। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।